फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेस में। तो आज हम आपको एक और कदम प्रोग्रेस की ओर लेकर जा रहे हैं। आपने इसका पार्ट 2 देख लिया, तो ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का है। ये हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, हीट के बारे में। इसका हमने पार्ट 1 देखा था, उसमें हम लोग ने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पूरा जान लिया था। तो अभी उसका पार्ट 2 है दोस्तों। तो आपको पार्ट 1 की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. तो आप सोच रहे होंगे कि अलग ऑब्जेक्ट, और जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापा जाता है, तो अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहाँ से नापा जाता होगा? तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नापा जाता है। उनमें से एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। Different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperature of the previous day reported is whether are measured by the thermometer called the maximum minimum thermometer. जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बताता है, उस थर्मोमीटर को मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आगे। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक जाती है। तो सोचिए, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक, 110 डिग्री सेल्सियस तक। Also you did in the case of clinical thermometer. Find out how much a small division of this thermometer is. You will need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि आपने इस थर्मोमीटर को, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में तो आपने अच्छे से जान लिया। अब इसको, इस थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं वो उसमें आप सिखाएंगे हम आगे में। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर ऑफ और मग. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. इसमें ऐसा बोला गया है, आप एक मग में पानी ले लीजिए, उसके अंदर ये थर्मोमीटर डालिए। तो आप ध्यान रखिएगा, थर्मोमीटर एकदम सीधा होना चाहिए। अगर ये सीधा नहीं हुआ तो उसका टेम्परेचर रंग दिखाएगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एकदम सीधा रखना पड़ता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर सीधा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें हमेशा सीधा रखना पड़ता है। तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, उसका जो होता है टेम्परेचर वो ऊपर जाएगा। इधर देख लेते हैं हम थोड़ा। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. Bulbs should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to measure. The bulb should not touch the surface of the container. इसमें बोला गया है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप पानी के ऊपर रखिए। तो जो बीकर होता है ना, मग, उसके एकदम नीचे में मत सटाइएगा, तो उसका भी टेम्परेचर अच्छे से नहीं होगा। वो मर्क्यूरी वो टूटने की चांसेस होते हैं अगर आप वैसा करेंगे तो। इधर देखते हैं। नोट द रीडिंग. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इनटू क्लास. तो वो जो आपने टेम्परेचर डाला, फिर जो टेम्परेचर दिखाता है वही उसके वाटर का टेम्परेचर होता है। आर दिस एनी एल्स इन द रीडिंग? डिस्कस द पॉसिबल रीजन. लेट अस ट्राई आंसर दिस क्वेश्चंस. तो इसमें ऐसा बोला गया है, आप सब लोग 2-3 लोगों का टेम्परेचर इसका नापिए, तो क्या सबका सेम आता है? तो नहीं आएगा, वो इसका आंसर है। तो आप इसका रीज़न बताइए क्यों नहीं आएगा, ऐसा बोला गया है। तो इसलिए क्योंकि सबका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग.
तो हम एक्टिविटी 4.5 देखते हैं। तो कुछ गर्म पानी ले लीजिए एक मग में, और फिर उसके अंदर थर्मोमीटर दबाइए। फिर देखिएगा जो टेम्परेचर होता है उसका, वो मर्क्यूरी का, वो बढ़ने लगेगा। फ्रॉम वाटर ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिकम्स टू फॉल। This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. तो जब आप वाटर के अंदर रखेंगे ना उस थर्मोमीटर को, तो उसका टेम्परेचर हाई रहेगा। जैसे आप उसे बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ पानी के अंदर ही रहता है, और अगर वो बाहर आते ही वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ले लेता है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer of our mouth to note. तो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर नापने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप उसे मुंह के अंदर रखते हैं, फिर आप जैसे उसे बाहर निकालते हैं तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ले लेगा, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर नहीं आएगा। बुझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स but still wonders whether laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. तो बूझो ये कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों नहीं हाई टेम्परेचर को ये कर सकता है। बूझो wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object. तो ऐसा भी कह रहा है कि वो मर्क्यूरी का जो होता है टेम्परेचर, वो बाद में क्यों बढ़ता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है। बॉडी टेम्परेचर obviously it is not a concept to our laboratory thermometer. Why does a mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? तो ऐसा क्यों कहता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर बाद में कम ऊपर क्यों नहीं होता है जब हम उसे मुंह से बाहर निकालते हैं। Observe a clinical thermometer again. Do you think a kink near the bulb? तो आप बल्ब के नियर में एक किंक देखेंगे। ये देखिए, ये है एक किंक। What is the use of kink? तो किंक का यूज क्या होता है? ये जो मर्क्यूरी होता है उसके फॉल करने से रोकता है। तो ये देख लीजिए, ये एक हो गया है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ किंक। किंक का यूज बताया है। तो किंक इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम इट्स फॉल। इसका यूज यही होता है दोस्तों। ये आप इसका डेफिनेशन ले लीजिए। किंक इज प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फ्लोइंग ऑन इट्स ऑन। मतलब जो किंक होता है ना, वो अपने आप मर्क्यूरी लेवल को गिरने से रोक लेता है। जैसे आपको भी, अगर हमने पहले सुना था ना कि अगर हमें नया टेम्परेचर नापना है तो उसको बहुत हिलाना पड़ता है जब से उसका टेम्परेचर 35 डिग्री की बिलो ना चल जाए, क्योंकि वो किंक होता है वो जल्दी नहीं उसका चेंज होता है, उसको बहुत हिलाना पड़ता है। और फिर जब वो मर्क्यूरी के कांटेक्ट में आता है तो उसका टेम्परेचर अपने आप आगे पीछे होता है। There is a lot of confusion over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days, digital thermometer are available which do not use mercury. तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अभी के ज़माने में तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का ये थर्मोमीटर आता है, बैटरी थर्मोमीटर, वो है ही हमारे पास। अब इसमें आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ट्रांसफ़र के बारे में आता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमने पूरा पढ़ चुका है। अब हीट का ट्रांसफ़र होता है इसमें अभी, और भी अब प्रोसेस हो गई हीट के बारे में। पहले तो हमने पूरा थर्मोमीटर का पढ़ लिया ना, अब हीट के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cools down? तो ऐसा बोला गया है कि अगर आप कुछ भी चढ़ाइए तो उसका हैंडल क्यों गर्म हो जाता है। वैसे आपने स्टील के बर्तन के ऊपर आपने चढ़ाया, ये हॉट मतलब आँख के ऊपर आपने उसे रखा, तो आपको वो जो पकड़ने का स्टैंड होता है वो क्यों थोड़ा बहुत हल्का बहुत गर्म हो जाता है। और फिर अगर आप उसे बाहर निकाल के रख देते हैं
तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चंस है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो पहला हमला केस क्या था कि जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है जहाँ पे हम पकड़ते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो जो हीट होता है वो सराउंडिंग में अपने जो इन्वायरमेंट में होता है हीट ट्रांसफ़र करता रहता है, जो भी खुले और ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हीट देता रहता है। तो जब आप, और ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसलिए हमें वहाँ पे गर्म लगता है। और फिर जब हम उसे नीचे उतार के रख देते हैं तो हीट तो वो अपनी इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर होता है, जो इन्वायरमेंट तो कूल होता है ना, वो आके आ जाता है तो उसे कूल हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट कूल हो जाता है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object in back. In fact, in all case heat flows from a hotter object to a colder object. हर एक केस में ऐसा होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाता है। हाउ डज हीट फ्लोज, तो हीट कैसे जाता है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये पहली आस्क कर रही है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। तो पहली का क्वेश्चन है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे। टू अ रोड ऑफ और फ्लेट स्ट्रिप ऑफ मेटल से एल्यूमिनियम और आयरन फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑफ द रोड। तो इसमें हम शॉर्ट में बता देते हैं दोस्तों कि ऐसा एक स्टील लेना है, उधर दो जगह से आपको ये पत्थर रख देना है स्टील को दबा के, और उसके नीचे एक जगह कैंडल रखना है, इधर पूरे स्टील के ऊपर में वैक्स रख देना है। तो इसमें क्या होता है कि जो हीट यहाँ पे हो रहा है ना दोस्तों, ये देखिए, ये क्या होता है इसमें कि ये हीट जाता है पहले यहाँ पे, फिर देखिए ये सब वैक्स होता है तो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसे आगे आगे जाते 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 ये यहाँ तक पूरा गर्म हो जाता है दोस्तों, इसका यही मतलब है। Now hit the other end of the road of to observe what happens to the wax pieces. Do these begins fall to? हाँ, तो वो जो वैक्स होता है हमने जो डाला था बीच में वो नीचे गिरने लग जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो गर्म होता है इसलिए वो पिघलने लग जाता है। विच पीस फॉल द फर्स्ट, तो कौन सा पीस सबसे पहले गिरता है, तो जो पहला वाला पीस होता है वो सबसे पहले गिरता है। The process of by which heat is transferred from the hotter and to the colder and object is known as conduction. तो जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाता है हीट, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। ये इसका एक डिफाइन है, तो आप इसे नोटिस कर लीजिएगा, इसको डिफाइन में आप। हाँ तो दोस्तों मैं इसका आपको डिफाइन बताता हूँ टिक करके। The process by which heat is transferred to the hotter object to the colder end of the object is known as conduction. ये इसका डिफिनेशन हो गया, डेफिनेशन, तो आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कंडक्शन का ये डिफाइन, heat is transferred by the process conduction. Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metal pan for cooking has a plastic or a wooden handle. Can you lift a hot pan on by holding? तो इसमें ऐसा पूछा गया कि पहले तो ये बोला गया है कि जो प्रोसेस होता है वो कंडक्शन होता है जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र होती है, और क्या हर एक जगह पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई भी जगह पे इजली हीट चल जाती है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर पकड़ते हैं पेन ऊन तो उधर जहाँ पे आप पकड़ते रहते हैं वहाँ पे हीट नहीं ट्रांसफ़र होती है, क्यों, ये हम आगे जानेंगे चैप्टर में। हीट वाटर इज a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencils and divider. Dip one end of each these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other hand and observation, the material will allow heat to pass through them easily, are conductors of heat. इसमें ऐसा बोला गया आप बहुत सी चीज़ ले लीजिए और एक हॉट वाटर ले लीजिए, हीट वाटर,
एक मग में। तो आप जैसे स्केल ये सब देखिए, ये एक एक्टिविटी हुई है, स्केल पेंसिल ये सब आप रख लीजिए और एक तरफ का डाल दीजिए इसमें पानी के अंदर। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या आप दूसरे साइड अगर टच करेंगे तो क्या वो गर्म लगेगा? इसका आंसर है नहीं। और जो चीज़ होते हैं जो खुद को कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे कि आप स्टील के नहीं, हाँ स्टील के ले लीजिए, वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं क्योंकि वो अपना हीट ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट, वो कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। और कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब कंडक्टर ऑफ हीट हो गए हैं। ये देखिए, हम इसका डेफिनेशन देख रहे हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो पुअर कंडक्टर होते हैं उसे इंसुलेटर्स कहा जाता है। ऐसा बोला गया है। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर और एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं हीट को। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर दैट टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। तो हीट उस जगह पे ट्रांसफ़र कैसे होगा जो इंसुलेटर होते हैं हीट, वो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों हमें ये वीडियो लगता है ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये अगर हम पूरा चैप्टर बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो हम इस चैप्टर का पार्ट 3 भी बनाने वाले हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।